हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट साइड क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमारे चैप्टर का नाम है नागरिकता। नागरिकता में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस वीडियो में। एक एक पॉइंट में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। गारंटी देता हूँ आप सभी को याद हो जाएंगी चीज़ें जो मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। बस ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा टॉपिक क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों, उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 जो है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान बताता है और समाप्त करने का प्रावधान बताता है। आप सभी को समझ में आ गया? नागरिकता अधिनियम 1955 जो है दोस्तों, वो नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान बताता है और नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान बताता है। अब कुछ प्रावधान जो हैं समाप्ति के हैं, कुछ प्रावधान जो हैं प्राप्ति के हैं। आइए हम प्राप्ति का प्रावधान जान लेते हैं, समाप्ति का प्रावधान जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे प्राप्ति के प्रावधान में पहला प्रावधान जो है वो जन्म से है, दूसरा जो है वंश से है, तीसरा पंजीकरण से, चौथा प्राकृतिक रूप से, पांचवा किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। हम इस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। बस अभी इतना के लिए, इतने समय के लिए इतना ही जानो, यही है, ठीक है दोस्तों। समाप्ति का प्रावधान आइए जान लेते हैं। परित्याग द्वारा, वंचित करना, बर्खास्तगी द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये आप सभी को मैं शॉर्टली बता दिया। अब इनको जो है एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूँगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को कोई डाउट नहीं है ना? आप सभी को मैंने प्राप्ति का प्रावधान बता दिया, समाप्ति का प्रावधान बता दिया। आप सभी को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग नागरिकता के प्राप्ति के प्रावधानों को एक एक करके समझ लेते हैं। उसके बाद हम नागरिकता के समाप्ति के प्रावधानों को एक एक करके समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिकता की प्राप्ति के विषय में हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया टॉपिक छोटा मोटा, ठीक है। नागरिकता की प्राप्ति, हमें इसमें नागरिकता की प्राप्ति के बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 जो है दोस्तों, उसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। आप सभी को हमने पीछे भी बताया अच्छे तरीके से, अब भी मैंने आप सभी को फिर से बता दिया। अब आप सभी को डाउट में नहीं रहना है। अब जन्म से, पहले जन्म से जब समझ लेंगे, वंश से समझ लेंगे, प्राकृतिक रूप से समझ लेंगे, पंजीकरण के रूप से समझ लेंगे, किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, जैसे पढ़ाया जाता है। कह रहा हूँ लेकिन मैं करके दिखाऊँगा। बस आप सभी मुझ पर भरोसा तो रखो। जन्म से, आप सभी को हमने 3 पॉइंट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है नागरिकता जन्म के आधार पर कैसे ली जाती है। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या कहता है? भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही उसके मम्मी पापा भारत के नागरिक ना हो। 1 जुलाई 1987 तक ये नियम चला है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से समझाऊं। भारत में जन्म हुआ हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, भारत में उसका जन्म हो गया तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता पिता भारत के नागरिक हों या ना हो। ये नियम कब तक चला है? 1 जुलाई 1987 तक। आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आइए समझते हैं। भारत में जन्म हुआ हो, पहले पॉइंट की कंडीशन सेकंड पॉइंट में भी है। भारत में जन्म हुआ हो, जन्म के समय दोस्तों इसमें माता या पिता हो या ना हो भारत के नागरिक, लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है? जन्म के समय माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है। ये नियम कब तक चला दोस्तों? ये नियम 3 दिसंबर 2004 तक चला। ये संशोधन कब हुआ? माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है जन्म के समय। तो ये संशोधन जो है 1 जुलाई 1987 में हुआ। 1 जुलाई 1987 में हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में संशोधन नहीं हुआ था, दूसरे पॉइंट में संशोधन किया गया, तीसरे पॉइंट में भी संशोधन किया गया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? आइए इसको भी समझ लेते हैं। भारत में जन्म हुआ हो,
तीनों कंडीशन ये जो सेम कंडीशन दिख रही है तीनों पॉइंट में दिख रही है। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय पर दोनों माता पिता भारत के हों या एक भारतीय नागरिक हो लेकिन दूसरा गैर कानूनी गतिविधियों से भारत से ना आया हो। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार फिर से समझाऊंगा। यह संशोधन जो है दोस्तों 3 दिसंबर 2004 में हुआ है। क्या ये संशोधन जो है 3 दिसंबर 2004 में हुआ है। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट, भारत में जन्म हुआ हो किसी भी व्यक्ति का, जन्म के समय दोनों यानी कि माता पिता दोनों भारत के हों या एक नागरिक हो, दूसरा गैर कानूनी गतिविधियों से भारत ना आया हो दोस्तों, फर्जी डॉक्यूमेंट से भारत में ना आया हो, भारत में रह रहा ना हो, यानी कि गैर कानूनी, आप सभी को समझ में रहे, गैर कानूनी दस्तावेजों गैर कानूनी डॉक्यूमेंट के द्वारा भारत में ना आया हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह संशोधन कब किया गया, आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, 3 दिसंबर 2004 में किया गया है। आप सभी को तीनों एक बार फिर से समझाना चाहूँगा दोस्तों। तो पहले में क्या कंडीशन दिया गया है दोस्तों, भारत में जन्म हुआ हो, मम्मी पापा भारत के नागरिक हों या ना हो। ये नियम कब तक चलेगा, 1 जुलाई 1987 तक। ठीक है दोस्तों। दूसरे में क्या है, भारत में जन्म हुआ हो, जन्म के समय जो है माता या पिता में से कोई एक का भारतीय होना जरूरी है। ये नियम कब तक चला है, 3 दिसंबर 2004 तक। ये संशोधन जो है कब किया गया है, 1 जुलाई 1987 में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भारत में जन्म हुआ हो, जन्म के समय दोनों यानी कि माता पिता भारत के हों या फिर एक कंडीशन और दी गई है, एक भारतीय हो, दूसरा गैर कानूनी गतिविधियों से भारत ना आया हो। ये संशोधन कब किया गया दोस्तों, 3 दिसंबर 2004 में। ठीक है, अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों। तो हम वंश के आधार पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन सही से पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए चलूंगा दोस्तों। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे ली जाती है, 3 पॉइंट में हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है दोस्तों। एक एक पॉइंट करके हम सभी को समझते हैं, तीनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन जन्म के समय पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से समझाऊं, कंफ्यूज हो जाते हो यार आप सभी को फिर से। 26 जनवरी 1950 ये डेट आप सभी को याद रहेगा। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन एक कंडीशन है, जन्म के समय जो है पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें भी संशोधन किया गया है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम संशोधन को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 10 दिसंबर 1992 के बाद, यहाँ 26 जनवरी 1950 के बाद बताया गया है, यहाँ 10 दिसंबर 1992 के बाद बताया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो तो जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। पहले वाले में क्या बताया गया, केवल पिता, दूसरे में क्या बताया गया, माता पिता। अभी आप सभी को डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको समझा दूं। 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हो तो जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। कन्फर्म, ओके। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आइए समझते हैं। 3 दिसंबर 2004, पहले में क्या बताया गया, 26 जनवरी 1950 के बाद, दूसरे में 10 दिसंबर 1992 के बाद, तीसरे में 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और जहाँ पर भी जन्म हुआ है वहाँ दूतावास को 1 वर्ष के अंदर जानकारी प्राप्त करा दें। ठीक है, एक बार फिर आप सभी को समझा दूं। देखिए दोस्तों, 3 दिसंबर, ये आप सभी को याद है ना, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक का भारतीय होना जरूरी है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया, हाँ, ओके। और जहाँ पर भी जन्म हुआ हो वहाँ दूतावास है, दूतावास को 1 साल के अंदर, 1 साल की बातें की गई है दोस्तों। ठीक है, वहाँ दूतावास को 1 वर्ष के अंदर जानकारी प्राप्त कर दें, यानी कि बता दें। अगर कहो तो एक बार मैं फिर से बता दूं, तो देखो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत के बाहर होता है तो
जन्म होते समय जो है पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसमें संशोधन किया गया दोस्तों, संशोधन कौन से कब किया गया? 10 दिसंबर 1992 में, ठीक है। 10 दिसंबर 1992 के बाद जब किसी व्यक्ति का भारत के बाहर जन्म होता है तो जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक होना चाहिए, माता या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या कहता है? तीसरा संशोधन 3 दिसंबर 2004 को हमारा तीसरा संशोधन हुआ, ठीक है दोस्तों। तीसरा संशोधन हमारा 3 दिसंबर 2004 को हुआ। देखिए दोस्तों, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है, जन्म के समय माता पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है, और जहाँ भी बच्चा पैदा हो रहा है, जहाँ पर भी उसका जन्म हो रहा है, वहाँ के दूतावास को 1 वर्ष के अंदर जानकारी प्राप्त करा दें। समझ में आ गया? अब हमारा बच रहा है क्या? पंजीकरण। पंजीकरण को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप सभी को यहाँ तक समझाया, कोई भी डाउट नहीं, तो हम पंजीकरण पर बढ़ते हैं। आप सभी को फिर से समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण में 2 ही पॉइंट हैं दोस्तों। पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता ली जाती है, उसमें 2 ही पॉइंट है, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? कोई भी विदेशी भारत में 7 वर्ष तक रहे। ये क्या है भाई? फिर से समझा रहा हूँ। कोई भी विदेशी किसी भी देश का आदमी, किसी भी देश का व्यक्ति अगर हमारे भारत में 7 सालों तक रह जाता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन रह तो रहा है, एक कंडीशन है दोस्तों, उसे शादी करना पड़ेगा या फिर व्यापार बिजनेस कुछ भी करना पड़ेगा। क्या? शादी करनी पड़ेगी। क्या? शादी, ठीक है दोस्तों। शादी करनी पड़ेगी या फिर बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा, 7 सालों तक भारत में रहना पड़ेगा, ये शर्तें हैं, ठीक है दोस्तों। ये बताया गया ना, मैंने इसमें बताया समान लिंग से नहीं कर सकता, यानी कि जो समान लिंग से शादी नहीं कर सकता वह व्यक्ति विपरीत लिंग से शादी कर सकता है। यानी कि लड़का लड़की की शादी हो सकती है, लड़का लड़का की शादी नहीं हो सकती, लड़की लड़की की शादी नहीं हो सकती है। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाऊंगा, एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? कोई भी विदेशी भारत में अगर 7 वर्षों तक रह सकता है, 7 सालों तक रह रहा है, ठीक है दोस्तों, 7 सालों में शादी करे, विवाह करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम कन्फर्म है उसे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? होम मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पंजीकरण समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ, डाउट में हो गए। कोई भी विदेशी दोस्तों, किसी भी देश का व्यक्ति अगर भारत में 7 सालों तक रह जाता है और वह शादी विवाह कुछ भी कर लेता है, व्यापार कुछ भी कर रहा है हमारे भारत में, उसे 7 सालों के अंदर नागरिकता दे दी जाएगी। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त करी जाती है उसको मैंने बता दिया। अब आइए जानते हैं अगला हमारा प्राकृतिक रूप से। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, इसके 4 पॉइंट बता दिए गए हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? संविधान के प्रति विश्वास हो, संविधान को मानता हो, संविधान के प्रति विश्वास हो उसे, ये पहली कंडीशन हो गई, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? कला संस्कृति, कला के प्रति सम्मान हो, विश्वास करता हो, संस्कृति के प्रति सम्मान हो, साहित्य के प्रति सम्मान हो, उत्साह हो, सम्मान हो, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन हो गई। अब हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे पॉइंट क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, ये सॉरी ये हो गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आता हो उसे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करता हो, इन तीनों चीज़ का सम्मान करता हो। क्या क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान करता हो, उसके प्रति सम्मान हो। और चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों? चौथी कंडीशन क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। संविधान में 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा उसे आनी ही चाहिए, उसे अनिवार्य है, आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इन चारों कंडीशन को अगर वो मानता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। क्या? नागरिकता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझाना चाहूँगा दोस्तों, प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, 4 पॉइंट में हमने समझाया है। पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? संविधान के प्रति विश्वास हो, संविधान के प्रति विश्वास हो, संविधान का सम्मान करता हो। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? कला संस्कृति साहित्य के प्रति उत्साह सम्मान हो, ठीक है दोस्तों, फिर से समझा रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों?
राष्ट्रगान आता हो, राष्ट्रगीत आता हो, उसके प्रति सम्मान हो, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, संविधान में 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आना उसे जरूरी है। तो ये 4 कंडीशन जब उसको पता हो जाएगी, आती होंगी, सम्मान करता होगा, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? ओके, समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे ही सारी चीज़ों का हम समझते हुए चलेंगे। अब हमारा लास्ट बचता है, भारत में किसी भी क्षेत्र के भूमि को शामिल करने से उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। हम सभी को कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता कैसे मिलती है, उनको जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम आप सभी को दे सकते हैं। इसका कोई परिभाषा आपके लिए हमने नहीं बनाया है, ना ही इसकी कोई परिभाषा की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर कोई पूछता है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे उसे बता देना एज इट इज, कोई बदलाव नहीं करना है। तो पहला गोवा को मान लेते हैं। ठीक है, गोवा जो है दोस्तों, गोवा को भारत में शामिल किया गया, वहाँ के सभी लोगों को नागरिकता मिल गई। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम आप सभी को बता दें कब शामिल किया गया। 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और गोवा वाले जितने व्यक्ति थे, गोवा के जितने लोग थे, उनको नागरिकता मिल गई कब? 30 मई 1987 को, जब हमारे भारत में गोवा शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, सिक्किम। यही सेम कंडीशन उसके साथ भी है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम को जो है 25 मई 1975 को 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, सारे कंडीशन आप सभी को समझ में आ गया। और इत्यादि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको शामिल करके भारत का राज्य बनाया गया, उनको नागरिकता मिल गई है। तो गोवा जो है 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, उनको नागरिकता मिल गई। सिक्किम को 15 मई 1975 को 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ठंडी हो रही है, थोड़ा मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। और मैं टाइम बता दूं, मैं टाइम किस टाइम बना रहा हूँ, ये बज रहे हैं 8 और मैं छत पे बना रहा हूँ आप सभी के लिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गोवा सिक्किम आपके लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई आपसे पूछता है किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, तो आपको बता देना गोवा जैसे हुआ है वैसे हमारा सिक्किम हुआ है। और आप सभी को एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ दोस्त, मान लीजिए फ्यूचर में कोई हमारा भारत जो है अखंड भारत बनता है, जो आजू बाजू के देश हैं उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी जब हमारा अखंड भारत बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो गया दोस्तों। अब आप सभी को और एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समाप्ति का समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने प्राप्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, अब नागरिकता की समाप्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक एक करके ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बस आप सभी को फिक्र नहीं करना है, ना ही टेंशन लेना है। नागरिकता अधिनियम 1955 में हमने आपको बताया था, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है दोस्तों, वो प्राप्ति और समाप्ति का दोनों का प्रावधान करता है। हमने प्राप्ति के प्रावधानों को पढ़ लिया और समाप्ति के प्रावधानों को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम, मैंने नियम लिख दिया है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके बताता है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता था दोस्तों, उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और समाप्त करने के केवल 3 ही तरीके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है, परित्याग द्वारा, दूसरा क्या है, बर्खास्तगी द्वारा, तीसरा क्या है, वंचित द्वारा। आप सभी को कोई डाउट यहाँ तक? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, होगा अभी तो आप बताओगे नहीं हमको, ना ही हम आपकी आवाज़ मेरे तक आएगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके बताता है। पहला कौन सा, परित्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा, तीसरा वंचित द्वारा। अब इनको एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहले परित्याग द्वारा समझ लेंगे, फिर बर्खास्तगी द्वारा, फिर वंचित द्वारा, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे।
बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी को एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। तो परित्याग द्वारा नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है, आइए जानते हैं। 3 पॉइंट हमने आप सभी को 3 पॉइंट में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया परित्याग द्वारा कैसे नागरिकता छोड़ी जा सकती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रेम से छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो इसके बच्चों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को समझा दूं, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रेम से छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसके बच्चे की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। अगर बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अभी मैं आप सभी को फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप सभी को टेंशन नहीं लेना, फिर से मैं समझाऊंगा। एक बार तीनों पॉइंट तो कंप्लीट करने तो। युद्ध के समय कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं छोड़ सकता। ठीक है दोस्तों, अब तीनों को मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा थोड़ा डिसम्यूज हो गया था, तो तीनों को हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रेम से छोड़ देता है और किसी दूसरे देश की नागरिकता प्रेम से ले लेता है दोस्तों, ठीक है, प्रेम से ले लेता है तो उसके बच्चों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसकी तो खत्म ही होगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता को प्रेम से छोड़ रहा है और किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है, जो उसके बच्चे रहेंगे ना दोस्तों, उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर वो बच्चे जो हैं छोटे हैं, जब बड़े होते हैं 18 साल के बाद, 18 साल के जब हो जाते हैं दोस्तों, वो नागरिकता ले सकते हैं। क्या, एक बार फिर से, अगर बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये समझ में आया, 2 पॉइंट आप सभी को समझा दिया। और हाँ दोस्तों, नागरिकता का एक उसूल है, यानी कि आप नागरिकता छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हमारा भारत संकट में है, अगर हमारे भारत का युद्ध चल रहा है, उस टाइम जो है नागरिकता नहीं छोड़ सकते। युद्ध के समय कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ सकता। कन्फर्म हो गया। ये कंडीशन आप सभी को सब में देखने को मिलेगी, जितने भी परित्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा, वंचित द्वारा, ये कंडीशन आप जो दिख रही है ना, ये सभी में अप्लाई होता है दोस्तों। आप सभी को मैं सब में नहीं लिखा हूँ, ये पहले में ही लिख दिया है, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी बहुत मिस्टेक हमसे होती है दोस्तों, तो उसको आप थोड़ा माफ़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं छत पे हूँ इस टाइम और ठंडी बहुत हो रही है। मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप सभी को कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सभी के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आप सभी को ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, बर्खास्तगी द्वारा कैसे नागरिकता को छोड़ा जा सकता है, आइए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं है दोस्तों, छोड़ा नहीं है, और केंद्र सरकार को बिना बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, तो सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेगी। अब बताओ, एक बार और समझाओ सर जी, एक बार और समझाओ मेरे भैया। तो मैं फिर समझा रहा हूँ मेरे भैया, आप सभी को बार बार समझाऊंगा जब तक आप सभी को समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है और केंद्र सरकार को बिना बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं, मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं है, यानी कि वो लिया है और केंद्र सरकार से बिना बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है, और जैसे ही सरकार को पता चलता है ऐसा काम हुआ, ऐसी कंडीशन हुई है, तो सरकार तुरंत ही उसकी नागरिकता को छीन लेगी, ख़त्म कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब हमारा बचता है क्या, वंचित द्वारा। अब वंचित द्वारे में थोड़ा 3 पाँचा बताया गया है, उसमें 4-5 चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, आप सभी को एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाते हुए चलूँगा दोस्तों। वंचित द्वारा नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है, कैसे छीनी जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों आप सभी को।
जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आप सभी को मैंने इसमें समझाया है ना, सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है अगर आपके साथ इन कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन आपके साथ घटित हुई है। अब कहोगे कौन सी कंडीशन, अब कहोगे कौन सी कंडीशन, 5 कंडीशन बताया गया ना, 5 कंडीशन बताई गई हैं, तो उनको अभी हम बता रहे हैं। लेकिन अभी के लिए पहला पॉइंट समझ लो, सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, यहाँ तक समझ में आया। सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है दोस्तों, अगर आपके साथ इन कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन आपके साथ घटित होती है। आपके साथ इन सारी कंडीशनों में से 5 कंडीशनें जो बताई गई हैं दोस्तों, पाँचों कंडीशनों में से आपके साथ अगर कोई भी कंडीशनें आपके साथ घटित होती हैं तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक एक कंडीशन को समझाते हुए चलता हूँ। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आपने नागरिकता धोखे से ली है। पहली कंडीशन क्या है ना, अगर आपने नागरिकता धोखे से ली है तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। पहली बात तो सरकार से फ्रॉड नहीं करना है, सरकार के धोखे से नहीं लेना है, यानी कि नागरिकता को आपको धोखे से नहीं लेना है। अगर नागरिकता ले रहे हो तो सरकार को पता होना चाहिए कि आप एक भारत के नागरिक हो, भारत की नागरिकता आपने लिया है और धोखे से नहीं, सरेआम लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नागरिकता धोखे से ली है तो सरकार आपको आपके नागरिकता को आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। समझ में आ गया दोस्तों, पहली कंडीशन आपको समझा दिया मैंने। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करता है तो सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के अनादर में कुछ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती करता है, संविधान की बेइज्जती करता है, संविधान का अनादर करता है, संविधान के बारे में कुछ बुरा भला कहता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसके द्वारा, सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगा। अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के अपोजिट में कुछ बोलता है, संविधान का अनादर करता है, तो सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर देगा। ये सारी कंडीशनें आपको बता दिया। और कितनी कंडीशनें बच रही हैं दोस्तों, 2 कंडीशनें। क्या 2 कंडीशनें बच रही हैं, उनको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरी कंडीशन क्या कहता है दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंडीशनों को समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसने 7 सालों से अपना दर्शन ना करवाया हो, किसे, सरकार से, ठीक है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब कहोगे एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर समझाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो विदेश में रह रहा है, इंडिया का व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है और उसने 7 सालों से अपना दर्शन ना करवाया हो, किसको, सरकार को, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे एक बार फिर समझाओ, तो मैं नहीं समझाऊंगा, पीछे करके वीडियोस को देख लो। ठीक है दोस्तों, चौथी कंडीशन क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने प्राकृतिक रूप से यौन पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है। क्या समझ में आया दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने प्राकृतिक रूप से यौन पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है, अगर उसे किसी दूसरे देश की बात कर रहा है दोस्तों, अगर उसे किसी दूसरे देश में 5 साल के भीतर, 5 साल के अंदर 2 साल की सज़ा हो जाती है, तो 2 साल की जेल हो जाती है, तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। कोई एक बार फिर से समझाओ, मैं फिर से समझाऊंगा, 2-3 बार हर एक एक कंडीशन को समझा रहा हूँ, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहा है, चौथी कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने प्राकृतिक रूप से यौन पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है, अगर उसे किसी दूसरे देश में 5 साल के भीतर 2 साल की जेल हो जाती है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी, उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। समझ में आ गया दोस्तों। 5वीं कंडीशन क्या है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, एक एक कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो 5वां कंडीशन क्या कहता है दोस्तों, देश में युद्ध होते समय अगर कोई व्यक्ति युद्ध वाले देशों से व्यापार कर रहा है और सरकार के बिना अनुमति के कोई काम कर रहा है उसके साथ, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे नागरिकता से वंचित कर लिया जाएगा। अब कहोगे इसका मतलब क्या होता है सर जी, एक बार फिर से सुन लो, अभी समझ में आ जाएगा।
देश में युद्ध होते समय अगर हमारे भारत देश का युद्ध हो रहा है किसी भी देश से, अगर उस देश से आप संबंध रखते हो, उस देश से व्यापार कर रहे हो और सरकार के बिना अनुमति के कोई काम कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी दोस्तों। इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि आपकी बचेगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देश विरोधी के साथ अगर देश विरोधी की सहायता करोगे तो आपकी नागरिकता बचेगी, आप एक दुश्मन हो जाओगे तो आपकी नागरिकता वैसे ही चली जाएगी। एक बार फिर से समझा दूं, आपको को टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जब समझा रहा हूँ तो एक बार और समझा सकता हूँ। 5वीं कंडीशन आपको नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देश में युद्ध होते समय अगर कोई व्यक्ति युद्ध वाले देशों से व्यापार कर रहा है, ठीक है दोस्तों, देश में युद्ध होते समय अगर कोई व्यक्ति युद्ध वाले देशों से व्यापार कर रहा है और सरकार के बिना अनुमति के कोई काम कर रहा है उसके साथ, तो उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो है हमने आप सभी को समझाया नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि हमारे नागरिकता का टॉपिक है। नागरिकता अधिनियम 1955 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्ति और प्राप्ति के प्रावधान करता है। प्राप्ति के प्रावधानों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, समाप्ति के प्रावधानों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आपको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आप सभी को जैसे इस तरीके से ये सब समझाया हो उसी तरीके से आप सभी को पार्ट 3 भी देखना है। पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 3 देखना है। पार्ट 3 को ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि वो पार्ट 3 में जो है वो भी नागरिकता का ही चैप्टर है, लेकिन उसमें टॉपिक जो है उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा दोस्तों। जैसे NRC सीए, PIO, OCI, NRC, NRI के खातों के बारे में, इन सारी चीज़ों को हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों। जैसे हमने पार्ट 1 में सारी चीज़ों को समझा दिया नागरिकता के बारे में और पार्ट 2 में नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया, वैसे ही पार्ट 3 में दोस्तों हम NRC सीए के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे। PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, इनके बारे में बताएँगे। NRE के खातों के बारे में बता देंगे आप सभी को। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा दोस्तों। बस आप सभी को ऐसे ही वीडियो को देखना है और जो मैं समझाऊँगा उसको समझने की कोशिश करना है। और एक छोटा-सा आप सभी के लिए मैंने कुछ लिखा है दोस्तों, क्या है? इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी को पूछना नहीं है, ना ही मेरे लिखने का वेट करना है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झम से कूद जाना है, वहाँ पर आप सभी को PDF लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो दोस्तों। आप सभी के लिए जान भी हाजिर है दोस्तों, आप सभी के लिए जान भी हाजिर है। आप सभी को बस मेहनत से ही पढ़ना है, मेहनत से पढ़ो दोस्तों। आप सभी के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा, ऐसे ही बनाते-बनाते आप सभी के लिए इतना अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगे, एनिमेशन वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी तो मुझे टाइम लग रहा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है मुझे, तो मैं आप सभी को जब मेरे को भरपूर नॉलेज हो जाएगा ये टेक्निकल नॉलेज के बारे में, तो आप सभी को मैं एनिमेशन के थ्रू बनाते हुए चलूँगा आपके लिए वीडियोज़, जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप धीरे-धीरे ऐसे देखिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा बनाता रहूँगा। बस आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मम्मी-पापा का पैसा मत व्यर्थ जाने देना। आप सभी को जहाँ से भी पढ़ने को मिलता है, देखिए, आप समुद्र से ज्ञान लो या फिर गड्ढे से लो। गड्ढे से अगर थोड़ा मिल रहा है थोड़ा ही लो, अगर समुद्र से ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा लो, लेकिन ज्ञान जहाँ भी मिल रहा हो दोस्तों, 1-2 वर्ड जहाँ से भी मिल रहा हो वहाँ से उठा लो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा ज्ञान ही हमको सफल बनाता है, ठीक है दोस्तों, ये बात आप सभी को समझ लेना है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितना भी स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में करते रहो, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है ना दोस्तों, दूसरों से ज़्यादा ही ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैं आप सभी से लास्ट टाइम एक बात कहना चाहता हूँ, मम्मी-पापा का पैसा मत व्यर्थ करो। वो कैसे भी करके आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का बर्बाद मत जाने दो, उनके पैसे को बर्बाद मत जाने दो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। आप सभी को अगली वीडियोज़ जल्दी लाऊँगा, कल ही लाऊँगा, आप सभी को कहीं नहीं जाना है।